हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे UGC नेट के प्रीवियस क्वेश्चंस। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान से प्रश्न पत्र 2015 का। पहला क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक सिद्धांत एवं विचार से निम्नलिखित में से कौटिल्य के राज्य का अंग कौन सा नहीं है। तो स्वामी थे इसमें, आमात्य से दंड था और वर्ण व्यवस्था इसके अंतर्गत नहीं थी। कौटिल्य के राज्य के 7 अंग निम्नलिखित हैं: स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य 7 तत्वों से निर्मित है। क्योंकि ये तत्व एक दूसरे के साथ इतने निकट से जुड़े हुए हैं जैसे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अंग हों, इसलिए इन्हें राज्य का अंग भी कहा जाता है। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट आते हैं प्लेटो के परिवार एवं संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की व्युत्पत्ति मुख्यतः किसके अनुभव से होती है। तो ये होती है सिर्फ स्पार्टा से। प्लेटो ने अपने जीवन में यूनान के इतिहास का एक अत्यंत नाजुक दौर देखा था। इसने अपनी आँखों से स्पार्टा के सामने घुटने टेकते हुए देखा है। इन्होंने अपने प्रिय गुरु और अपनी दृष्टि में श्रेष्ठतम मानव सुकरात को विष का प्याला पीते हुए देखा है। इन्होंने एथेंस में 30 अतार्तियों और नैतिक आदर्शों का पराभव देखा है। इन्होंने सामाजिक क्षेत्र की इन बुराइयों को दूर करने का निश्चय किया। इसे इस समस्या का समाधान भी मिला जो कि दार्शनिक राजा की अवधारणा में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं मध्यकाल में स्कोलास्टिसिज्म का उद्देश्य क्या है। तो यह दर्शन के ऊपर धर्म का प्रभुत्व बताते हैं और चर्च के धार्मिक तत्वों के अधीन बुद्धि संगत तत्वों को लाने की बात करते हैं। मध्यकाल में स्कोलास्टिसिज्म का उद्देश्य दर्शन के ऊपर धर्म का प्रभुत्व है, चर्च के धार्मिक तत्वों के अधीन बुद्धि संगत तत्वों को लाना है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से जो सूची 1 है सूची 2 से सम्मिलित करना है। पहले आते हैं आधुनिक राजनीतिक विचारक, ये है मैकियावेली। नेक्स्ट आते हैं निश्चयात्मक विचारधारा, ये दी गई है अगस्टस काम्टे के द्वारा। निगमनात्मक राजनीतिक सिद्धांत प्लेटो ने दिया है और वैज्ञानिक आगमनात्मक विधि को दिया गया है अरस्तु के द्वारा। देखो, आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं वो मैकियावेली हो जाएंगे। निश्चयात्मक विचारधारा अगस्त काम्टे ने दी है। निगमनात्मक राजनीतिक सिद्धांत प्लेटो ने दिए हैं और वैज्ञानिक आगमनात्मक विधि अरस्तु के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण बताइए। कथन कहता है कि शक्ति भ्रष्ट बनाती है तथा पूर्ण शक्ति पूर्ण रूपेण भ्रष्ट बनाती है। तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सर्वोत्तम नियंत्रण होता है क्योंकि शक्ति विभिन्न समूहों में विभाजित हो जाती है। तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं और RA की सही व्याख्या भी करता है। शक्ति भ्रष्ट बनाती है तथा पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट बनाती है। लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सर्वोत्तम नियंत्रण होता है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। जॉन लॉक का संबंध है, ये सम्मति का सिद्धांत से संबंधित है। हॉब्स का संबंध है पूर्ण संप्रभुता से। जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है दल विहीन लोकतंत्र और रॉबर्ट नॉर्जिक के द्वारा दिया गया है नव उदारवाद। देखो, जॉन लॉक ने क्या दिया है, सम्मति का सिद्धांत दिया है। हॉब्स के द्वारा पूर्ण संप्रभुता दी गई है। जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन लोकतंत्र दिया है और जो रॉबर्ट नॉर्जिक हैं इन्होंने नव उदारवाद को प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट आते हैं फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाने हैं। विचारक और उनके सिद्धांत बताने हैं। पहले आते हैं माओ त्से तुंग, इनका संबंध है संस्कृति क्रांति से। जो सांस्कृतिक क्रांति है इनका संबंध है माओ त्से तुंग। नेक्स्ट आते हैं लेनिन। लेनिन ने सर्वहारा वर्ग के अग्रणी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी का वर्णन किया है। नेक्स्ट आते हैं मार्क्स, इन्होंने सर्वहारा अधिनायकवाद का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट आते हैं स्टालिन, इन्होंने एक राष्ट्र समाजवाद की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। माओ त्से तुंग यह सांस्कृतिक क्रांति से संबंधित हैं। लेनिन यह सर्वहारा वर्ग के अग्रणी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित हैं। मार्क्स, इन्होंने सर्वहारा अधिनायकवाद का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट आते हैं स्टालिन, इन्होंने एक राष्ट्र समाजवाद का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट आते हैं कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले इन्होंने हॉली फैमिली दे दिया था
फिर उसके बाद होली फैमिली के बाद पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी सेकंड नंबर पर आ जाएगी। थर्ड नंबर पर है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और फोर्थ नंबर पर है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। कार्ल मार्क्स की रचनाएं उनकी प्रकाशित होने का सही क्रम है। द होली फैमिली 1845 में दिया, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी 1847 में दिया, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में दिया और क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में ये सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं समुदायवादी सिद्धांत बल देते हैं। ये अपरिहार्य आदर्शों के रूप में समुदाय पर बल देते हैं। समुदायवादियों के अनुसार व्यक्ति का विचार उदार व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है। इसमें समाज और समुदाय के चिंतन को आघात पहुंचता है। सभी मूल्यों का स्रोत व्यक्ति न होकर समुदाय है। समुदायवादियों के अनुसार शांति राज्य का किसी व्यक्ति विशेष या संस्था में निहित होने की बजाय विभिन्न समुदाय में निहित होती है। अतः राज्य असीम संप्रभुता का दावा नहीं करता। प्रमुख समुदायवादी विचारक माइकल सैडल, चार्ल्स टेलर और मैकेंटायर आदि हैं। नेक्स्ट आते हैं किसने वर्णन में मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्पतंत्र के रूप में थे, तो ये थे ग्रेनविल ऑस्टिन के समय। ग्रेनविल ऑस्टिन के वर्णन में मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में अल्पतंत्र के रूप में थे। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, लेखक और उनके शीर्षक बताइए। पहले आते हैं C.W. मिल्स, इनका संबंध है शक्ति अभियान से। नेक्स्ट आता है विल्फ्रेडो पेरेटो का संबंध है अभियानों के परिचालन से। नेक्स्ट गेनेटो मॉस्का का संबंध है सत्ता वर्ग से और रॉबर्ट मिशेल का संबंध है अल्पतंत्र का सख्त कानून से। देखो लेखक और उनके शीर्षक। पहले आते हैं C.W. मिल्स, इनका संबंध है शक्ति अभियान से। विल्फ्रेडो पेरेटो का संबंध है अभियान के परिचालन से। गेनेटो मॉस्का का संबंध है सत्ता वर्ग से और रॉबर्ट मिशेल का संबंध है अल्पतंत्र का सख्त कानून से। नेक्स्ट आते हैं अरस्तु द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। तो पहला, सरकार का वर्गीकरण शासन कार्य में सम्मिलित लोगों की संख्या पर आधारित था, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, इस आधार पर किया गया क्या शासन आम हित यथार्थ रूप में अर्थात अपने हित विकृत रूप में शासन करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। यह सरकार अधिक प्रभावी तथा स्थायी होते हैं जो दीर्घकालिक हित में शासन करती है, तो ये भी सही हो जाएगा। सरकार साझे हितों की वशीभूत होती है तथा संपूर्ण समुदाय के साझे हितों के प्रति असंवेदनशील होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अरस्तु द्वारा दिए गए सरकार के वर्गीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो अरस्तु ने अपने यह वर्गीकरण को 2 आधारों पर प्रस्तुत किया है। पहला, संख्या के आधार पर अर्थात प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। दूसरा, लक्ष्य और उद्देश्य के आधार पर, जिसका तात्पर्य है शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य सार्वजनिक हित है या स्वार्थ सिद्धि। नेक्स्ट आते हैं तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित प्रश्न बताइए, कथन और कारण। कथन कहता है कि व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांतों का उद्देश्य मूल्यों की भूमिका समाप्त कर राजनीतिक विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान तथा इसे मात्रात्मक बनाना है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, तर्क कहता है कि एक सार्वजनिक विज्ञान होने के कारण राजनीतिक विज्ञान को कभी भी मूल विहीन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसका संबंध मानव से है जो कि मूल्यों से बंधे होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। व्यवहारवाद अनुभवनात्मक एवं क्रियात्मक है तथा इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों का कोई स्थान नहीं होता। व्यवहारवाद का कारण राजनीतिक विज्ञान को नवीन राजनीतिक विज्ञान पुकारा जाने लगा है। एक सार्वजनिक विज्ञान होने के कारण राजनीतिक विज्ञान को कभी भी मूल विहीन नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसका संबंध मानव से है जो मूल्य से बंधे होते हैं। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद से संबंधित 8 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इसमें एक नियमितता, सत्यापन, तकनीकी गणना, मूल निरपेक्षता, व्यवस्थापन, विकसित विज्ञान एवं एकीकरण है। नेक्स्ट आते हैं डेविड ईस्टन ने निम्नलिखित में से किन्हें प्रणाली विश्लेषण सिस्टम
एनालिसिस को बौद्धिक आधारशिला के रूप में वर्णित किया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इन्होंने नियमितताएं, सत्यापन, तकनीकें और परिमाणन को इसमें स्थान दिया है। डेविड ईस्टन ने प्रणाली विश्लेषण का बौद्धिक आधारशिला के रूप में निम्नलिखित का वर्गीकरण किया है या वर्णन किया है। पहला, नियमितताएं, सत्यापन, तकनीक एवं परिमाणन। नेक्स्ट आते हैं, किसके पश्चात तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन महत्वपूर्ण हो गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और नए राष्ट्रों के उदय के बाद तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन महत्वपूर्ण हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में आधुनिक विधियां और उपागमों का प्रयोग बढ़ता गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तुलनात्मक राजनीति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रमुख लेखकों ने हेक्सर और मैकिडिस, वियर एंड उल्म इत्यादि रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसे तुलनात्मक राजनीति शास्त्र का जनक कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे अरस्तु। सरकारों के अध्ययन के प्रारंभिक प्रयासों को परंपरागत तुलनात्मक राजनीति का नाम दिया जाता है। इस दृष्टिकोण की शुरुआत अरस्तु के समय से मानी जाती है। अरस्तु ने 158 देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन किया है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह के बारे में सही नहीं है? बताइए। जो दबाव समूह होते हैं वह हित अभिव्यक्त करते हैं, राजनीतिक दलों का वित्त पोषण करते हैं, सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, नीतियां लागू करते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, नीतियां लागू नहीं करते। दबाव समूह के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह का संबंध विशिष्ट मसलों से होता है। ये राजनीति संगठन नहीं होते और चुनाव में भाग नहीं लेते। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भारत का संबंध है न्यायिक पुनरीक्षा से। यूएसए में कानून की उचित प्रक्रिया होती है। यूके में क्या होता है? कानून का शासन होता है। और फ्रांस में होता है न्यायालयों के 2 सेट होते हैं। भारत न्यायिक पुनरीक्षा होती है। यूएसए में न्याय की उचित प्रक्रिया होती है। यूके में कानून का शासन होता है। और फ्रांस में न्यायालयों के 2 सेट होते हैं। लियोनार्ड विंडर आदि विचारकों द्वारा अपनी पुस्तक क्राइसिस एंड सीक्वेंसेस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट में उल्लेख किए गए संकट कौन से हैं? तो इसमें पहचान का संकट है, समेकन का संकट है, वैधता का संकट है और संसाधन जुटाने का संकट है। लियोनार्डो विंडर आदि विचारकों द्वारा अपनी पुस्तक क्राइसिस एंड सीक्वेंसेस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट में उल्लेख किए गए संकट निम्न प्रकार हैं। पहचान का संकट, समेकन का संकट, वैधता का संकट और संसाधन जुटाने का संकट। निम्नलिखित में से कौन से कारक संचार सिद्धांत में लोड कैपेसिटी से संबंधित हैं? लोड कैपेसिटी में आते हैं अनुक्रियाशीलता, विश्वस्तता, पृष्ठभूमि संगति मतलब पृष्ठभूमि संगीत और तोड़मड़ोड़, ये सब ही शामिल किए जाते हैं। लोड कैपेसिटी से संबंधित संचार सिद्धांत में शामिल किए जाते हैं अनुक्रियाशीलता, विश्वस्तता, पृष्ठभूमि संगीत और तोड़ मरोड़। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि शक्ति वह है जिससे लोगों से काम कराया जा सकता है तथा जिनके अभाव में वे काम नहीं कर सकते। ये कहा गया था रॉबर्ट डहल के द्वारा। शक्ति वह है जिसमें लोगों से काम कराया जा सकता है तथा उनके अभाव में वे काम नहीं कर सकते। यह कथन रॉबर्ट डहल का है। डहल ने हु गवर्न्स नामक पुस्तक में इसको लिखा था। नेक्स्ट आते हैं, FM मार्क्स द्वारा नौकरशाही के वर्गीकरण का सही क्रम क्या है? पहचानिए। पहले है अभिभावक, फिर दूसरा जाति आएगा, तीसरा संरक्षण आएगा और चौथा प्रतिभा आएगी। प्रतिभा। FM मार्क्स द्वारा नौकरशाही के 4 रूपों की पहचान की गई है। पहला अभिभावक नौकरशाही, दूसरा जातीय नौकरशाही, तीसरी संरक्षण नौकरशाही और चौथी योग्यता नौकरशाही। नेक्स्ट है भारत शासन एवं राजनीति से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत पारित नहीं किया गया है? तो 34 के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल अधिनियम है, पुलिस बल अधिकारों का निर्बंधन अधिनियम है,
सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम नहीं है और सैन्य अधिनियम भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में निम्नलिखित को पारित किया गया है। पहला, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, दूसरा पुलिस बल अधिनियम और तीसरा सैन्य अधिनियम। नेक्स्ट आते हैं, भारत का उच्चतम न्यायालय अंततः गणराज्य के 32 वर्ष बाद भारतीयों के लिए उच्चतम न्यायालय बन गया है। यह किसका कथन था? तो ये उपेंद्र बख्शी के द्वारा कहा गया था। भारत का उच्चतम न्यायालय अंततः गणराज्य के 32 वर्ष बाद भारतीयों के लिए एक उच्चतम न्यायालय बन गया है। यह कथन उपेंद्र बख्शी का था। नेक्स्ट आते हैं, भारत का लोकतंत्र के विचार बहस में पवित्र स्थान है, परंतु यह कम सहिष्णु, कम पंथ निरपेक्ष, कम विधि अनुसरणकर्ता, कम उदार हो गया है और ये दोनों प्रवृत्तियाँ लोकतंत्रीकरण, अनुदारवाद एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यह कथन किसका है? तो यह फरीद ज़कारिया का है। भारत का लोकतंत्र के विचार विमर्श में पवित्र स्थान है, परंतु यह कम सहिष्णु, कम पंथ निरपेक्ष, कम विधि अनुसरणकर्ता, कम उदार हो गया है। ये दोनों प्रवृत्तियाँ लोकतंत्रीकरण, अनुदारवाद एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यह कथन फरीद ज़कारिया का है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थलों में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये हो जाएगा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य 1997 के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। नेता और उनके राजनीतिक दल बताइए। पहले आते हैं रामविलास पासवान, इनका संबंध है लोक जनशक्ति पार्टी से। नेक्स्ट आते हैं HD कुमारस्वामी, इनका संबंध है जनता पार्टी से। प्रफुल्ल पटेल, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आते हैं। नेक्स्ट आते हैं अखिलेश यादव, ये समाजवादी पार्टी से संबंधित हैं। रामविलास पासवान का संबंध है लोक जनशक्ति पार्टी से। HD कुमारस्वामी का संबंध है जनता दल सेक्युलर से। प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हैं और अखिलेश यादव का संबंध है समाजवादी पार्टी से। नेक्स्ट आते हैं, संविधान की 12वीं अनुसूची द्वारा नगर पालिकाओं के क्षेत्र के अंदर कितनी कार्यात्मक मदें रखी गई हैं? तो इसमें 18 कार्यात्मक मदें रखी गई हैं। संविधान की 12वीं अनुसूची द्वारा नगर पालिकाओं के क्षेत्र के अंदर 18 कार्यात्मक मदों को रखा गया है। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। यह 1 जून 1993 से प्रभावी है। कुछ मदें इस प्रकार हैं, जैसे गंदी बस्ती सुधार एवं प्रोन्नयन, दूसरा नगरीय निर्धनता उन्मूलन, तीसरा सड़कें और पुल और चौथा अग्निशमन सेवाएं इत्यादि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आता है प्रशासनिक सुधार आयोग, उसके बाद राजमन्नार आयोग, फिर आनंदपुर साहिब प्रस्ताव और चौथा आएगा पुंछी आयोग। देखो, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में आया, फिर राजमन्नार आयोग 1969 में आया, आनंद साहिब प्रस्ताव 1973 में आया और पुंछी आयोग 2007 में आया है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो रवि राय, बलिराम भगत और हुकुम सिंह थे, लेकिन गोपाल स्वरूप पटकर इसके सदस्य या अध्यक्ष नहीं रहे हैं। लोकसभा के अध्यक्ष निम्न प्रकार हैं। पहले रवि राय 9वीं लोकसभा के थे, हुकुम सिंह 30वीं लोकसभा के थे, बलिराम भगत 5वीं लोकसभा के थे। संविधान के अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। लोकसभा के समस्त कार्यक्रमों कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं, लेखक और उनकी पुस्तकें बताइए। पहले आते हैं नॉर्मन डी पामर, इनका संबंध है इलेक्शन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट साउथ एशियन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट आते हैं ग्रीनवेल ऑस्टिन का संबंध है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन से। थर्ड आते हैं मायरॉन वेनर, इनका संबंध है पॉलिटिक्स ऑफ स्कॉर्सिटी
और फिर नेक्स्ट आते हैं अतुल कोहली, इनका संबंध है द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी से। तो नॉर्मन डी पामर का संबंध है इलेक्शन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट साउथ एशियन एक्सपीरियंस से। नेक्स्ट आते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन का संबंध है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नर स्टोन ऑफ द इलेक्शन से। नेक्स्ट आते हैं मायरॉन वेनर का संबंध है पॉलिटिक्स ऑफ स्कॉर्सिटी से। और अतुल कोहली का संबंध है द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। नेक्स्ट आते हैं भारत में मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। तो इनकी 5 वर्षों के लिए की जाती है। भारत में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक होता है। 2019 में मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं ई शासन का लक्ष्य सरकार और नागरिकों के बीच पारंपरिक अंतःक्रिया को बनाता है। यह अधिक दोस्ताना बनाएगा, सुविधाजनक बनाएगा, पारदर्शी बनाएगा और किफ़ायती बनाएगा। ई शासन का लक्ष्य सरकार और नागरिकों के बीच जो पारस्परिक अंतःक्रिया है उनको अधिक दोस्ताना, सुविधाजनक, पारदर्शी और किफ़ायती बनाना है। नेक्स्ट आते हैं लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न। संगठन के सिद्धांतों के विकास से निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? तो इनका हेनरी फ्योल का है, LF उर्विक का है और लूथर गुलिक का है, लेकिन LD वाइट का नहीं है। संगठन के सिद्धांतों में निम्न विद्वान शामिल हैं। पहला हेनरी फ्योल, दूसरा लूथर गुलिक, तीसरा LF उर्विक। नेक्स्ट आते हैं निम्नांकित में से कौन 10 वर्षों तक अमेरिकी कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का अध्यक्ष रहा है? तो ये है फेड रिंग्स 10 वर्षों तक अमेरिकी कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन में वन वेस्ट वे का अर्थ क्या है? तो वन वेस्ट वे का अर्थ है कार्य विधियों का मानकीकरण। वैज्ञानिक प्रबंध में वन वेस्ट वे का अर्थ है कार्य विधियों का मानकीकरण। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम संगठन के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। इसका प्रतिपादन फ्रेडरिक टेलर द्वारा किया गया है। टेलर के अनुसार प्रबंध का मुख्य उद्देश्य नियुक्तिकर्ताओं की अधिकतम समृद्धि के साथ साथ प्रत्येक कामगार को भी अधिकतम धन प्राप्त कराना है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन USA में एक स्टाफ एजेंसी नहीं है? तो USA में स्टेट डिपार्टमेंट नहीं होता बल्कि ऑफिस ऑफ बजट एंड मैनेजमेंट होता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है और द वाइट हाउस भी है। USA में निम्नलिखित स्टाफ एजेंसी हैं जैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, ऑफिस ऑफ बजट एंड मैनेजमेंट है और द वाइट हाउस भी है। नेक्स्ट आते हैं भारत में निष्पादन बजट निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर शुरू किया गया था? तो जो निष्पादन बजट है वह प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट पर शुरू किया गया था। भारत में निष्पादन बजट प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट पर प्रारंभ किया गया था। भारत में सर्वप्रथम 1954 में निष्पादन बजट की वकालत लोकसभा में की गई थी। तत्पश्चात द्वितीय अनुमान समिति ने भी निष्पादन बजट की वकालत की। बाद में प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी निष्पादन बजट को सभी विभागों में अपनाने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट आते हैं सरकारी नियुक्तियों में मूल अधिवास योग्यता का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। तो USA में किया गया है। सरकारी नौकरियों में मूल अधिवास योग्यता का सर्वप्रथम प्रयोग USA में किया गया था। अमेरिका में लोक सेवा आयोग ने राष्ट्र की बड़ी सेवाएं की हैं। लूट खसोट के स्थान पर योग्यता प्रणाली की स्थापना में लोक सेवा आयोग को प्रमुख भूमिका रही है। नेक्स्ट आते हैं कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि कमान की एकता के सिद्धांत का व्यवहारिक उपयोग हमेशा व्यवहारतः नहीं होता। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, सामान्यतः प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यों में विभिन्न प्रकार के पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों ही सही हैं और RA की सही व्याख्या भी करता है। कमान की एकीकरण के सिद्धांत का व्यवहारिक उपयोग हमेशा व्यवहारतः नहीं होता क्योंकि एक
पर्यवेक्षित के लिए सामान्यतः प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों में विभिन्न प्रकार के पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित प्रश्न। आर्थिक कूटनीति को इस रूप में जाना जाता है, आर्थिक कूटनीति को विकास कूटनीति के नाम से जाना जाता है। आर्थिक कूटनीति को विकास कूटनीति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से क्या गुट निरपेक्षता की विशेषता नहीं है। तो गुट निरपेक्षता राष्ट्रों के समुदाय में बहुलवाद और लोकतांत्रिक समानता का पक्षधर है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, गुट निरपेक्षता यह नस्लवाद भेदभाव की सभी ताकतों का विरोध करता है और मौलिक स्वतंत्रता का समर्थक है। और आर्थिक सामाजिक न्याय गुट निरपेक्षता का उद्देश्य है, ये भी सही हो जाएगा। गुट निरपेक्षता इस धारणा पर आधारित है कि राष्ट्रीय सुरक्षा राष्ट्रों की राष्ट्रीय शक्ति से जुड़ी हुई है, ये सही हो जाएगा। गुट निरपेक्षता इस बात पर विश्वास करती है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति राष्ट्रीय आकांक्षाओं को प्राप्त करने और सार्वभौमिक स्वतंत्रता के उपयोग के लिए एक असंबद्ध पूर्वापेक्षा है, तो ये गलत हो जाएगा, डी गलत है। गुट निरपेक्षता की विशेषताएं निम्न हैं, जैसे यह समस्त देश स्वतंत्र नीति पर चलता है। दूसरा, समस्त देश औपनिवेशवाद का विरोध करता है। तीसरा, समस्त देश किसी सैनिक गुट का सदस्य ना हो। और चौथा, सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की इजाज़त ना दी हो। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत 1961 में बेलग्रेड ने भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर और यूगोस्लाविया के टीटो द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक नहीं है। तो राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक कूटनीति है, आर्थिक शासन कला है और सैन्य शक्ति का उपयोग है, लेकिन विश्व संगठन में सम्मिलित होना नहीं है। राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग की तकनीक निम्न है, कूटनीति, सैन्य शक्ति का उपयोग और आर्थिक शासनकाल। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, पुस्तक और उनके लेखक बताइए। पहले है इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी द 3 ट्रेडिशंस, ये दी गई है मार्टिन वाइट के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं द नॉर्थ साउथ डिवाइड एंड दी इंटरनेशनल सिस्टम, इनका संबंध है NV एडम्स से। और ह्यूमन सिक्योरिटी का संबंध है ट्रेड वर्क्स शॉकवेनॉन और अनुराधा चेनॉय से। नेक्स्ट आते हैं इंडिया एंड दी यूरोपियन यूनियन का संबंध है गेरहार्ड वेलरस से। पहले आते हैं मार्टिन वाइट, इनका संबंध है इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी द 3 ट्रेडिशन से। नेक्स्ट आते हैं NV एडम्स, द नॉर्थ साउथ डिवाइड एंड द इंटरनेशनल सिस्टम से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं ट्रेड वर्क्स, यह शॉकवेनॉन ह्यूमन सिक्योरिटी से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं गेरहार्ड वेलरस, इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किसी शक्ति का प्रतीक या करेंसी ऑफ पावर माना जाता है। तो ये है परमाणु हथियार, परमाणु हथियारों को करेंसी ऑफ पावर माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताइए। पहला, चार्टर्ड के अनुच्छेद 3 के अनुसार जिन देशों ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में जून 1945 में भाग लिया था और जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, वे संयुक्त राष्ट्र के मूल सदस्य बने, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, स्विट्जरलैंड 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था, ये गलत हो जाएगा। तीसरा, आम सभा का सामान्य सत्र सितंबर में आरंभ होता है और आमतौर पर वर्ष के अंत तक जारी रहता है, तो ये सही हो जाएगा। चौथा है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सेवानिवृत्त हो रहे सदस्य तत्काल पुनः निर्वाचित होने के पात्र भी होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में एक नया अधिकार पत्र स्वीकार किया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहा जाता है। चार्टर के अनुच्छेद 110 में कहा गया है कि सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका, चीन गणराज्य शेष राज्यों के अधिकांश राज्यों की सरकारों द्वारा स्वीकृति करने के उपरांत चार्टर लागू माना जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के महासभा का अधिवेशन साधारणतः वर्ष में 1 बार होता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य अवकाश ग्रहण करने के पश्चात भी पुनर्निर्वाचन के पात्र होते हैं। नेक्स्ट आता है, किसने कहा था कि
शीत युद्ध का अंत आदर्श राज्य और उदारवादी पूंजीवाद के विषय का प्रतिनिधित्व करता है, ये कहा था फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा। फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा था कि शीत युद्ध का अंत आदर्श राज्य और उदारवादी पूंजीवाद के विजय का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 1992 में फुकुयामा ने एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सोवियत संघ जर्मन अनाक्रमण संधि ये 1941 में हुई थी, अप्रैल में हुई थी, ये अप्रैल 1994 में हुई थी। नेक्स्ट आती हैं जर्मनी का सोवियत संघ पर आक्रमण, ये हुआ था जून 1941 में। फिर जर्मनी का चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा, ये मार्च 1939 में हुआ। और पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण सितंबर 1939 में हुआ था। तो सोवियत संघ जर्मन अनाक्रमण संधि अप्रैल 1941 में हुई थी। जर्मनी का सोवियत संघ पर आक्रमण जून 1941 में हुआ था। जर्मनी का चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा मार्च 1939 में हुआ था। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण सितंबर 1939 में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है बताइए। पहला, वांडूप सम्मेलन 1955 में आयोजन का सुझाव श्रीलंका ने दिया था, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, इस सम्मेलन को आयोजित करने का तात्कालिक उकसावा ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संधि और सीटों की स्थापना और बगदाद पैकेज था, तो ये सही हो जाएगा। तीसरा, इस सम्मेलन में आयोजन के विचार का सोवियत रूस और चीन ने स्वागत किया था, ये भी सही है। वांडूग इंडोनेशिया में एक शहर है, तो ये गलत हो जाएगा। पहले तीनों सही हैं लेकिन चौथा गलत हो जाएगा। पहला, इसमें वांडू इंडोनेशिया का एक शहर है, सही है। इंडोनेशिया क्या है, ना कि सही हो जाएगा। इस सम्मेलन को आयोजित करने का तात्कालिक उकसावा ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संधि और सीटों की स्थापना और बगदाद पैकेज था, ये सही हो जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन के विचार का सोवियत रूस और चीन ने स्वागत किया था, तो ये सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का कौन सा अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य यह विचार देते हैं कि वे सुरक्षा परिषद की इसकी मांग पर और विशेष समझौते के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य के लिए आवश्यक सशस्त्र बल और आवागमन के अधिकार सहित सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, तो ये अनुच्छेद 43 करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अनुच्छेद 43 यह उपबंधित करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य यह वचन देते हैं कि वे सुरक्षा परिषद को इनकी मांग पर और विशेष समझौते के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य के लिए आवश्यक सशस्त्र बल एवं आवागमन का अधिकार सहित सहायता और सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।